कल अपन ने देखा था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स डायरेक्ट मेथड से, मतलब सेपरेटली दो सेल्स यदि लेते हैं और ईएमएफ कंपैरिजन करना है तो पोटेंशियोमीटर से कैसा करते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, इजी है। बहुत सीरियस रहना, कैसा होगा क्या होगा, बिल्कुल नहीं। लाइटली लो, बहुत लाइटली पढ़ाई करो, सब अच्छा होने वाला है। थोड़ा हंसते भी जाओ, अच्छा नाश्ता करते जाओ, बहुत बढ़िया खाते जाओ, और अलग अलग प्रकार की रेसिपी मम्मी को करने बोलो ये टाइम पे। और कुछ ज्यादा ही अच्छा बनता है तो मुझे फोन करो, हाँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा खाने में। तो बहुत अच्छा खाओ, सेहत बनाओ, और आगे जब पढ़ाई जैसी जैसी एग्जाम आएंगी वैसे वैसे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी बनी हुई होना चाहिए, बट पढ़ाई भी साथ में करो। अभी तक के जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया है, धीरे 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 केसीएल हो गया, केवीएल हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन नेटवर्क हो गया, केल्विन्स मेथड हो गया, पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद पोटेंशियोमीटर हो गया। पोटेंशियोमीटर में पहले तो आपने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल मैंने बताया था, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो एक यूज बताया था। बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर ईएमएफ by using potentiometer EMF of cell can be calculated। बाद में using potentiometer EMFs of cells can be compared। उसके बाद using potentiometer internal resistance of cell can be calculated। तो अभी उसके बाद ये अपन अलग अलग, कल एक बताया मैंने आपको कि कैसा कंपेयर किया जाता है EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर यदि दो सेल सेपरेटली यूज किए तो। अभी मैं दो सेल साथ में यूज करता हूं, कॉम्बिनेशन मेथड, उसको सम एंड डिफरेंस मेथड बोला जाता है। बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों बोर्ड, सीबीएसई या स्टेट, तो उसको कंपैरिजन, एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, ये शब्द यूज में लाते। क्यों यूज में लाते सम एंड डिफरेंस मेथड, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं। आप ब्रैकेट में कॉम्बिनेशन मेथड भी आप लिख लो, मैंने यहां लिखा नहीं। तो ये टॉपिक, ये भी 4 मार्क का, मैंने बताया था ये चैप्टर में 4 मार्क वाले 3 क्वेश्चंस है। कौन से 3 क्वेश्चंस है तो मैंने बताया था, मैं पूरा चैप्टर होने के बाद एक बार फास्ट रिवीजन भी करवा दूंगा बिगिनिंग से मैंने क्या किया। तो कल मैंने बताया था लॉन्ग क्वेश्चन 3 है। एक तो हाउ विल यू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर व्हेन सेल्स आर यूज्ड सेपरेटली। उसके बाद हाउ विल यू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। और इसके बाद तीसरा जो है हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये 4 मार्क वाले 3 क्वेश्चंस दोनों बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल का तो बहुत अच्छे से समझ गया होगा मुझे लगता है, कल का आपने खा भी लिया, आज तक के डाइजेस्ट भी हो गया होगा, लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्ट ही रखना है एग्जाम होने तक। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब आपको समझ में आ गया, तो ध्यान रखना है अच्छे से। तो अभी ये यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। अब ये सम एंड डिफरेंस मेथड में और उसमें क्या फर्क है, तो क्या फर्क है, बिल्कुल लिटिल बिट, इसलिए मैं थ्योरी बीच की जो है आपको बता रहा हूं, आपको लिखना है। पहली थ्योरी क्या है कि सम एंड डिफरेंस मेथड से कंपैरिजन जब करना है तो आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मैं बताने के बाद आपको उतना 2-4 पॉइंट्स लिखना है और बाद में मैथमेटिकल मैं पूरा लिखता हूं। बहुत ज्यादा थ्योरी को नंबर्स नहीं होते हैं, तो सर्किट डायग्राम इज इंपॉर्टेंट वन। सेपरेटली 2 मार्क के लिए सर्किट डायग्राम यदि पूछा जाता है तो ये डायग्राम निकालने का है और आपको 4 लेबलिंग करना है। जैसा कि यहाँ पे 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, ड्राइविंग सेल ऑफ ईएमएफ E, आफ्टर दैट रियोस्टैट, और यहाँ पे मैं पोटेंशियोमीटर वायर AB, यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर AB, इतने 4 लेबलिंग करना है। और उसके बाद सम एंड डिफरेंस मेथड बोला तो ये 2 फिगर साथ में निकालना है। तो इतना ये डायग्राम भी सिर्फ पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए। इसके पहले के इसमें भी 2 मार्क के लिए डायग्राम पूछा, तो डायग्राम और मिनिमम 4 लेबलिंग आपको करना है। अब इसमें क्या है, तो पहला बिगिनिंग तो आपको by using, if we want to compare the EMF of 2 cells by sum and difference method, circuit is shown in adjoining circuit is shown। उसके बाद क्या करना है आपको कि EMF of positive terminal of the driving cell या बैटरी
and positive terminal of the cell should be connected to the same point. EMF of battery should be greater than the EMF of the cells. उसके बाद वायर AB should be uniform. इतना आपको लिखना है. उसके बाद सम एंड डिफरेंस मेथड में सबसे पहले यहाँ पे ये की लगाया हुआ है. ये की का मतलब क्या है? तो आपको की का मतलब ऐसा है कि यहाँ पहले यदि ए और बी मैं ज्वाइन करता हूं तो ए और बी जब ज्वाइन करूंगा तो ये प्लस माइनस इस प्रकार से ज्वाइन होगा. देखो प्लस माइनस और बाद में ये इसका निगेटिव आपको प्लस माइनस होने के बाद यहां पे ये निगेटिव टर्मिनल गैल्वानोमीटर को अटैच होगा और रीडिंग लिया जाएगा. तो इसको बोला जाएगा सेल्स असिस्ट ईच अदर. प्लस माइनस. दूसरे बार ये कब होगा? यदि मैं ए और बी ज्वाइन करता हूं तो. यदि मैं सी और डी ज्वाइन करता हूं प्लस माइनस ऐसा कनेक्शन हो जाएगा. तो ये देखो प्लस माइनस और वो गैल्वानोमीटर के टर्मिनल को जुड़ेगा. तो ऐसे टाइप पे जब सेल सर्किट में जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं सेल्स अपोज ईच अदर और इसको बोला जाता है सेल्स असिस्ट ईच अदर. तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में असिस्ट ईच अदर, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में अपोज ईच अदर. जब असिस्ट ईच अदर होगा तो ईएमएफ का सम होगा रीडिंग लेते समय E1 प्लस E2 और जब अपोज होगा तो E1 माइनस E2 ईएमएफ का डिफरेंस होगा ये केस में और दैट्स व्हाई इसको सम एंड डिफरेंस मेथड बोला जाता है. तो सबसे पहले आपको मैं और एक बार बता देता हूं. ये तो सेम है प्राइमरी सर्किट में. ड्राइविंग सोर्स इज कनेक्टेड टू रिहोस्टैट थ्रू प्लग की. उसके बाद यूनिफॉर्म वायर AB 2 to 9-10 सेंटीमीटर इन लॉन्ग या मीटर इन लॉन्ग. उसके बाद यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल of this cell and driving source should be connected to the same point और EMF of this driving source should be greater than the EMF of cells. बस इतने पॉइंट लिखना है. उसके बाद फर्स्ट रीडिंग के लिए आपको A और B ज्वाइन करना है. ये 2 वे की समान ही है. यहाँ पे क्या करना है? पहले ये और ये ज्वाइन कर लो. तो ये यदि ज्वाइन कर लेते, मैंने डार्क लाइन बताया और ये डॉटेड लाइन बताया है, तो ये यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो दो सेल्स है वो इस पोजीशन में कनेक्ट होते हैं. प्लस माइनस इसको बोला जाता है सेल्स असिस्ट ईच अदर. ये थियरी में लिखना पड़ेगा. शॉर्ट में आप लिख सकते हैं मैं जो बता रहा हूं. उसके बाद ये दोनों ओपन करते हैं और इसको क्लोज. पहले ये दोनों ओपन है, ये दोनों को क्लोज किया ऐसा. अभी ये दोनों को क्लोज करेंगे और ये दो ओपन करेंगे. तो ये जो सेल्स है ये सेल्स इस प्रकार से सर्किट में आएंगे प्लस माइनस और बाद में इसका पॉजिटिव गैल्वानोमीटर को अटैच है, इसका पॉजिटिव गैल्वानोमीटर को अटैच है और गैल्वानोमीटर का अदर पॉइंट कनेक्टेड टू द जॉकी विच कैन स्लाइड अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर. मतलब ऐसा रीडिंग लेने के लिए. कैसा रीडिंग लिया जाता है तो मैं बताता हूं, बट पहले ये अच्छे से समझ लो क्योंकि ये डायग्राम मैं मिटाने वाला हूं. Now when two cells assist each other, ASSISTS स्पेलिंग बराबर देखना. तो जब ये दो सेल्स असिस्ट होते हैं मतलब कैसा जोड़े जाते हैं? ये और ये जोड़ा जाता है, ये और ये मतलब ए और बी. और ये जोड़ने के बाद यहां पे प्लग की इज क्लोज्ड और ये असिस्टिंग पोजीशन में जोड़ दिए और आफ्टर दैट द जॉकी इज टच टू डिफरेंट पॉइंट अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर AB से एट पॉइंट P गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. तो क्या बोला मैंने? प्लग की K इज क्लोज्ड एंड A एंड B क्लोज्ड, D एंड C आर केप्ट ओपन and this jockey is touched to different point. Say at point P galvanometer shows zero deflection and the balancing length from A is measured, means this and this इतनी लेंथ जो है वो मेजर किया जाएगा. तो दिस बैलेंसिंग लेंथ सपोज मैं डिनोट करता हूं L1 से. ये पहला पॉइंट. और एक बार रिपीट कर रहा हूं कैलकुलेशन का पॉइंट. मैंने क्या बोला? प्लग की K इज क्लोज्ड and this A and B are closed, D and C are kept open, and so that these two cells are in assisting position and this jockey is touched to different point along
the galvan along the potentiometer wire. Say at point P, galvanometer shows zero deflection and the balancing length from A to P is measured. Let that balancing length be L1. ये पॉइंट हो गया. उसके बाद रीडिंग लेते हैं. अब गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, E1 और E2 जो है इसका सम जो है E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 यही पोटेंशियल ड्रॉप है EMF और दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. बैलेंसिंग लेंथ मैंने क्या बोला L1, वहां पे इसके पहले सेपरेटली यूज किया था तो स्मॉल l बोला था. अभी मैं कॉम्बिनेशन मेथड में सम एंड डिफरेंस में कैपिटल L1 डिनोट करता हूं. तो इसका ही मतलब क्या हो गया, E1 प्लस E2 ये जो EMF है दिस इज इक्वल टू K इंटू L1, वेयर इसको मैं इक्वेशन 1 कॉल करता हूं, वेयर K इज इक्वल टू I सिग्मा, K इज इक्वल टू I सिग्मा इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या बोला जाता है इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट. मैंने बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर या पोटेंशियल ग्रेडियंट सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट. एंड व्हाट इज सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. ये पहला रीडिंग हो गया. ये कैसा रीडिंग आ गया, अगेन एक बार बता रहा हूं, ये क्लोज किया और ये क्लोज किया तो प्लस माइनस ऐसे सेल जुड़ गए और सेल ने असिस्ट किया और डिफरेंट पॉइंट पे मैंने जॉब की टच किया. से एट पॉइंट पी गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन. वो टाइम पे यहां से लेके यहां तक बैलेंसिंग लेंथ मेजर किया और असिस्टिंग पोजीशन में सम ऑफ ईएमएफ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ होता है L1. देयरफॉर E1 प्लस E2, क्योंकि सेल में से करंट फ्लो नहीं होता तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K L1 और K को क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट I सिग्मा, पोटेंशियल ग्रेडियंट. और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है R बाय L, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. एंड व्हाट इज करंट, I इज करंट. ये यहाँ पे जो बताया है ये करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर. अब मैं क्या करता हूं, नाउ अब इसके बाद आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा. नाउ प्लग की K डैश इज क्लोज एंड C and D are closed, keeping A and B open. और ये यदि ओपन रखा या केप्ट ओपन, गैल्वेनोमीटर ये जॉकी टच टू डिफरेंट पॉइंट. से एट पॉइंट P डैश, यहां पे मैंने P डैश डिनोट किया. से एट पॉइंट P डैश गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन और ये बैलेंसिंग लेंथ यहां से लेके यहां तक मेजर करेंगे और सपोज दैट लेंथ बी A2. ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है. कंपेयर टू दिस मैंने बताया था ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है. तो नेचुरली दूसरे केस में मैंने क्या किया, दूसरे केस में प्लग की को क्लोज किया K डैश को, उसके बाद A और B को ओपन रखा एंड C एंड D क्लोज किया और जॉकी टच टू डिफरेंट पॉइंट. से एट पॉइंट P डैश गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. तो बैलेंसिंग लेंथ L2 मेजर्ड किया फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट. और ये केस में सेल कैसे जुड़ रहे हैं मैंने बताया, अपोज ईच अदर. मतलब जब अपोजिंग होगा तो प्लस माइनस प्लस. मैंने 2 डायग्राम निकाले थे इसके पहले. तो प्लस माइनस तो असिस्टिंग ईच अदर और प्लस माइनस प्लस अपोज ईच अदर. तो दूसरे केस में अपोज ईच अदर. तो वो टाइम पे ईएमएफ का क्या होने वाला है, डिफरेंस E1 माइनस E2. अब ये E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नाउ L2 बोला मैंने. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रखा तो नेचुरली E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे KL2, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको मैं इक्वेशन 2 कॉल करता हूं. अब मुझे कंपेयर करना है E1 और E2 को, तो नेचुरली E1 बाई E2 ये टर्म आना चाहिए. तो मैं पहले तो ये डिवाइड करता हूं. इक्वेशंस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंप्लाइज दैट. यदि मैंने ऐसा किया तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे E1
प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2. नेचुरली के गेट कैंसल्ड आउट, तो आपको मिलेगा L1 बाय L2. दिस इज इक्वल टू L1 बाय L2. अब E1 बाय E2 कैसा निकालने का, तो ये मैं अभी आपको बताता हूं. इसके आगे की स्टेप पहले इतना अच्छे से समझ लो. अब यहाँ पे E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2. अपना एम है E1 अपॉन E2 निकालना. तो कैसा निकालेंगे, आपको 10th तक के स्टेट बोर्ड में कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में. यानी A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी रहा, तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. सीबीएसई बोर्ड में नहीं था बट स्टेट बोर्ड में था. तो यदि रेशियोज इक्वल है, यानी ये फॉर्मूला मैं जस्ट समझने के लिए लिख रहा हूं, A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D. इसको बोला जाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियोज. अब ये मैं समझने के लिए लिखा हूं, ये यूज करने के बाद मैं मिटा दूंगा. अब यहां पे मैं वो प्रॉपर्टी यूज करता हूं क्योंकि रेशियो इक्वल है. देखो A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी, तो वो प्रॉपर्टी यूज करता हूं A प्लस बी मतलब दिस प्लस दिस. तो E1 यहां लिखने की जरूरत नहीं, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी. E1 प्लस E2, दिस प्लस दिस, तो प्लस E1 माइनस E2 अपॉन दिस माइनस दिस, तो E1 प्लस E2. बी केयरफुल, माइनस तो साइन विल चेंज, माइनस E1 माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस E1 प्लस E2 और इज इक्वल टू यहां पे भी देखो C प्लस डी C माइनस डी, तो L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा. अब मैं ये मिटा देता हूं, आपको समझने के लिए लिखाता हूं. वो फिजिक्स में लिखना नहीं है बोर्ड के परीक्षा में. तो ये L1 माइनस L2. अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे E2 गेट कैंसल्ड आउट, यहाँ E1 गेट कैंसल्ड आउट. तो E1 प्लस E1 2 टाइम्स ऑफ E1. वैसा ही E2 की एडिशन हो गई तो 2 टाइम्स ऑफ E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. देखो L1 और L2 क्या है, जो लेंथ आप मेजर करने वाले हैं, मतलब ये नॉन क्वांटिटी है, नॉन क्वांटिटीज है L1 और L2. अब 2 गेट कैंसल्ड आउट. अब 2 यदि कैंसल होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. अब देखो इसमें ये फाइनल फॉर्मूला हो गया. आपको लिखना, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड. तो L1 और L2 की वैल्यू आपने मेजर की हुई मालूम रहेंगे, L1 L2 की ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपको ईएमएफ कंपेयर करने में इजी जाएगा या कंपेयर कर सकते हैं. तो लास्ट में क्या लिखना है, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड. अब इसके आगे एक क्वेश्चन लॉन्ग करने वाले हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. अब यहाँ पे तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, how will you determine the internal resistance of a cell using potentiometer. तो 4 मार्क वाले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. how will you determine the value of internal resistance of the cell using potentiometer. तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बना लेना, how will you determine the internal resistance of the cell by using potentiometer. अब इसके पहले की मैंने थ्योरी लिखी नहीं, मैं समझा देता हूं आपको. वही
और उसके बाद ये थ्योरी लिखना है और मैथमेटिकल पार्ट। तो सबसे पहले क्या किया, अगेन दिस ड्राइविंग सोर्स प्लग की को के डिनोट किया, बी केयरफुल, यहाँ पे मैंने K1 डिनोट किया, इसका ईएमएफ ई डिनोट किया मैंने यहाँ पे E1। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, अगेन ईएमएफ ये जो है इससे ग्रेटर रहेगा। उसके बाद ये जो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये पूरा एक ऐसा ही सेल बताया मैंने, E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R विच इज टू बी डिटरमिन। ये रेजिस्टेंस बॉक्स यानी ये ऐसा एरो दिखा है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो रेजिस्टेंस बॉक्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये प्लग की K1, तो इसके साथ ये पैरेलल में लगा, इसको शंटेड भी बोल सकते हैं अपन। तो ये इसके साथ पैरेलल में लगाया है और बाकी तो एज इट इज है जैसा इसके पहले था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देख देख के आप लिख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट है रीडिंग कैसा लिया जाता है। तो सबसे पहले प्लग की क्लोज किया जाता है, इसको ओपन रखते हैं और गैल्वेनोमीटर, पहली बात तो प्लग की क्लोज किया, इसको ओपन किया, तो याद रखना है कि ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एपी, E1 इज ग्रेटर देन VAP, E1 इज ग्रेटर देन VAP मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP, AP मतलब जहां पे आपको क्या मिलता है, नल पॉइंट। तो पहले बात तो इसको क्लोज किया, इसको ओपन किया रखा, गैल्वेनोमीटर डिफरेंट पॉइंट पे टच किया, से एट पॉइंट P गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो देखो ये यदि होता है ये पॉइंट पे लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग दिस की K and K1 is kept open, galvanometer is this jockey is touched to different point along wire AB, say at point P galvanometer shows zero deflection, वो मैंने लिखा नहीं। तो और VAP जो है E1 is greater than VAP वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला आपको, इनिशियली प्लग की K is closed, इनिशियली रीडिंग कैसा लेते हैं तो पहले बताया ईएमएफ ऑफ दिस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट, ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सोर्स शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। उसके बाद क्या बोला मैंने, इनिशियली प्लग की K is closed, K1 is kept open and this jockey is touched to different points, say at point P galvanometer shows zero deflection। उसके बाद यदि ऐसा होता है तो बाय इतना लिखने के बाद बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर VAP मतलब जो पोटेंशियल अक्रॉस AP है दैट इज E1 यहाँ पे EMF के बराबर रहेगा, इज प्रोपोर्शनल टू L1। नाउ टेक अ सुटेबल रेजिस्टेंस R फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड क्लोज द की K1। अब K1 को क्लोज किया, उसके बाद द जॉकी इज टच्ड at different point at point P dash। देखो दूसरा रीडिंग, गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, ये देखो यहाँ पे लिखा द बैलेंसिंग लेंथ L2, पहले बात L1 और ये बैलेंसिंग लेंथ L2 इज मेजर्ड। अब क्या हो रहा है, जब इसको मैंने क्लोज किया तो ये सेल सर्किट में आ गया और ये सेल जब सर्किट में आएगा तो वो टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल बोला जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल ये सेल के लिए V डिनोट करूंगा मैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल जब P डैश पे आपको नल पॉइंट मिल रहा है और ये सेल सर्किट में आ रहा है तो वो टाइम पे सेल सर्किट में आ रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है सेल से दूसरे केस में, तो वो टाइम पे इंस्टेड ऑफ E1 या V आएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ L2 क्या रहेंगी, A से लेके P डैश तक के की लेंथ, L1 क्या थी, A से लेके P तक के की लेंथ। तो वो टाइम पे ये कंडीशन के लिए मतलब इसको क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया, रेजिस्टेंस में से सम रेजिस्टेंस टेकन आउट किया, से एट पॉइंट P डैश गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एंड सेल इज इन सर्किट, दैट इज करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इन दैट केस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to the length L2. Terminal PD of this cell is directly proportional to this length L2। ये इसके आगे मैं लिखने वाला हूं। नाउ मैंने बताया कि जब P डैश पे रीडिंग लेंगे तो वो टाइम पे टर्मिनल PD जो है VAP डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 क्योंकि ये सेल से करंट फ्लो हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस करता हूं तो E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 बाय L2 क्योंकि कांस्टेंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट जो रहेगा
प्रोपोर्शनैलिटी का वो कैंसल हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे ये सेल के लिए ओम्स लॉ लगाता हूं। तो आपको मालूम है ओम्स लॉ के लिए, बाय ओम्स लॉ फॉर कंप्लीट सर्किट E1 R बाय ओम्स लॉ, डायरेक्ट आप ओम्स लॉ लिखो, ज्यादा थियरी मत बढ़ाओ। तो आपको मालूम है यहां पे E1 जब करंट फ्लो होता है तो कैसा निकाला जाता है, ईएमएफ का फॉर्मूला 11th में था, E1 इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये कंप्लीट इसका ये पैरेलल में लगाया हुआ है। तो आईआर बोले तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है। जब करंट इसमें से फ्लो होगा तब E1 की वैल्यू याद रखना, जब सेल E1 में से करंट फ्लो हो रहा है तो व्हाट इज E1, ईएमएफ ऑफ सेल I R प्लस आर। अब मैं क्या करता हूं वैसा ही, व्हाट इज V एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज ऑलवेज IR। जब इसमें से करंट पास होगा तो V इज इक्वल टू IR। मैं इसको V इज इक्वल टू IR लिखता हूं। अब इसका डिवीजन लेता हूं, इसका डिवीजन लिया तो देयरफॉर E1 बाय V इज इक्वल टू I इन अ ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r अपॉन IR। अब ये I गेट कैंसल्ड आउट। अब इसके आगे की स्टेप में इधर लिखने वाला हूं। अब इसको आगे सॉल्व करता हूं तो देयरफॉर E1 बाय V इज इक्वल टू, ये मैं डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है इसको ब्रेक करता हूं, R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो नेचुरली 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, इसको इक्वेशन 2 कॉल करता हूं फ्रॉम 1 एंड 2। अब E1 बाय V की वैल्यू ये है और E1 बाय V की वैल्यू ये है, तो नेचुरली 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। यानी ये दोनों के ये साइड मैंने इक्वेट किया। अब ये साइड यदि मैंने इक्वेट किया तो ये आया मुझे। अब मेरा एम है स्मॉल r की वैल्यू निकालना, तो कैसा निकालूंगा मैं स्मॉल r की वैल्यू, तो ये स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1। और नेचुरली R को उधर लेके जाऊं तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन अ ब्रैकेट L1 बाय L2 माइनस 1। तो यहां पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ये फॉर्मूले से निकाला जाता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इसमें प्रिकॉशंस आ सकते हैं कि कौन से स्टेट एनी 2 प्रिकॉशंस while performing experiment on potentiometer। तो कौन से प्रिकॉशंस है, तो पहले तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट। दूसरा कि ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सोर्स शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल्स, दूसरी प्रिकॉशन। 3 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए 2 प्रिकॉशंस आ सकते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सोर्स शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल्स, ये पहली। दूसरा है बताया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राइविंग सोर्स एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल शुड बी कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए। उसके बाद तीसरा पोटेंशियोमीटर वायर ए बी शुड बी यूनिफॉर्म सो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट ये वायर के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ये 3 प्रिकॉशन बताए, कोई भी 2 प्रिकॉशंस आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं। नाउ 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, क्या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है दोनों बोर्ड में। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। सबसे पहले तो यह है कि वोल्टमीटर से सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
एज वेल एज ईएमएफ ऑफ द सेल कैन बी मेजर्ड। तो ये पहला एडवांटेज है। देखो, द वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर टर्मिनल पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, while potentiometer is used to measure terminal potential difference as well as EMF of the cell। ये प्रैक्टिकल जब करोगे तब टर्मिनल पीडी, ईएमएफ आपको लेबोरेटरी में कैसा मेजर करते हैं ये फिजिक्स के लेक्चरर समझा देंगे। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज की जाती है। जितना ज्यादा लेंथ का पोटेंशियोमीटर होगा, मैंने बताया था 2 मीटर टू 10 मीटर लेंथ भी ले सकते हैं, तो उतनी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेंगी। तो क्योंकि मैंने बोला डायरेक्टली वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो नेचुरली क्या होगा, यदि लेंथ बढ़ते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ती है पोटेंशियोमीटर की। तो देखो, द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर। तो ये दो आपको और बहुत कुछ दे सकते हैं, 2 ही करके रखो, 2 ही पूछते हैं 2 मार्क के लिए। तो ये 2 इसके एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। अब इसके डिसएडवांटेजेस कुछ है क्या, तो है क्योंकि वोल्टमीटर ये डायरेक्ट रीडिंग वाला है, यानी डायरेक्ट आपको रीडिंग ले सकते हैं, और इसमें कितना सारा करना पड़ता है आपको मालूम है। नल पॉइंट देखो, फिर कैलकुलेशन से वो फॉर्मूला आता है, मतलब बोलने का मतलब नल पॉइंट देखने के बाद लेंथ मेजर करो, फिर वैल्यू पुट करो, फिर कैलकुलेट करो, तो ऐसा ही इनडायरेक्ट मेथड वाला है। तो क्या बोलेंगे, वोल्टमीटर इज डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट व्हाइल इट इज नॉट सो। ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, वोल्टमीटर इज पोर्टेबल, छोटा सा होता है, कहीं पे भी लेके जाओ, लेकिन इट इज नॉट पोर्टेबल, थोड़ा बड़ा ही होता है, अभी अपन ने देखा। तो ये 2 डिसएडवांटेज, एक तो डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर, ये नहीं है, और दूसरा ऐसा है कि वो पोर्टेबल है, छोटा सा है, और ये पोर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने ये कंप्लीट किया। तो याद रखो, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, और सीबीएसई के सिलेबस में इसके अलावा थोड़ा है जो आपको जेई के काम आएगा। तो इसके आगे के जो लेक्चर होंगे वो लेक्चर में इसके स्टेट बोर्ड के सिलेबस के करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया। अब सीबीएसई के सिलेबस में जो एडिशनल है, करंट इन द कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद और कुछ है, तो वो 1-2 पीरियड में एक्स्ट्रा लूंगा। तो वो एक्स्ट्रा आपको स्टेट बोर्ड के काम में नहीं आएगा, बट एंट्रेंस के काम में आएगा, तो आपको वो भी अच्छे से लेक्चर समझ लेना है। उसके बाद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से समझ लो, नोट्स आपको बनाना है, और नोट्स बनाने के बाद बार बार उसको यदि पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं आगे, आपको मालूम है ये मेरा जो चैनल है, मैं उमेश गेड़े सर आपको बोलता हूँ, ये अच्छे से पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, इसके पहले तो समझे होंगे, इसको भी अच्छे से समझ लो। समझने के बाद आपको सब्सक्राइब भी करना है, चैनल लाइक भी करना है, और बेल आइकन भी दबाना है, सो दैट मैं आगे का भी आपको अच्छे से अच्छा करवा दूं।